Hello everyone, my name is Vaibhav Lalit. I hope you all are doing great. So, in the previous class हम लोगों ने बात की थी जुरिडिक्शन की, राइट? कि दो तरह के जुरिडिक्शन है आईपीसी के अंदर. वन इज इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन एंड द अदर वन इज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन. इन इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में मैंने बताया था आपको कि वो ऐसी जुरिडिक्शन है जो विद इन द इंडियन टेरिटरी में हो. ये डिपेंड नहीं करता कि पर्सन जिसने ऑफेंस किया है वो इंडियन है या नहीं, बस हमें ये देखना होता है कि ऑफेंस इंडिया में हुआ है या नहीं, राइट? दैट्स व्हाई इन सेक्शन 2 ऑफ आईपीसी द वर्ड रिटन इज एवरी पर्सन. एंड उसके साथ हमने दो केस लॉज भी किए थे. वन इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम.एच. जॉर्ज, मेयर हसन जॉर्ज, एंड द सेकंड वन इज मुबारक अली अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. सो आज हम इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की एंड डील करेंगे सेक्शन 3 एंड 4 के साथ. सो लेट्स सी सेक्शन 3 एंड 4 क्या कहता है, राइट? सो सेक्शन 3 एंड 4 दोनों किससे डील करते हैं? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के साथ. सेक्शन 4 जो है बेसिकली वो सेक्शन 3 का ही एक्सपेंशन है. वो सेक्शन 3 को ही आगे एक्सपेंड करता है. सो हम पहले देखते हैं सेक्शन 3 क्या बोल रहा है. सेक्शन 3 एंड 4 deals with extraterritorial operations of IPC. Provision of this section extend the jurisdiction of the courts in India over the citizen of India beyond the territorial limits of India. I told you to beyond the territorial of India, Indian territorial limits के बाहर. According to section 3, if anyone commits any offence beyond India which is punishable in our country under any Indian law, he is liable to be convicted and punished in the same manner as if the crime was committed in India. So basically ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि कोई पर्सन अगर इंडिया के बाहर जाके कोई ऑफेंस करता है एंड वो जो ऑफेंस है ना वो हमारी कंट्री में भी पनिशेबल है, तो उस पर्सन को हम उसी वे में पनिश करेंगे जैसे कि उसने ऑफेंस इंडिया में ही किया हो. फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंडियन पर्सन सपोज यूएस से गया एंड वहाँ जाके उसने किसी का मर्डर कर दिया एंड मर्डर हमारे यहाँ भी पनिशेबल है. एंड लेटर ऑन वो इंडिया आया तो उसको हम यहाँ पे अरेस्ट करेंगे एंड उसे उसी तरह ट्रीट करेंगे जैसे कि उसने मर्डर यूएस में ना किया हो, इंडिया में ही किया हो, राइट? नाउ जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन 4 जो है वो एक्सपेंड करता है सेक्शन 3 को ही. सो बेसिकली इस सेक्शन 4 में सिचुएशंस दी हुई है कि आगे क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं. जैसे कि इन दिस सेक्शन जैसे फर्स्ट केस है हमारे पास, इन केस ऑफ इंडियंस फॉर एनी ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया. हमने बात की कि कोई इंडियन जो अगर आउटसाइड एंड बियॉन्ड इंडिया कोई ऑफेंस करता है, राइट? द सेकेंड वन इज इन केस ऑफ एनी पर्सन देयर बाय मीनिंग अदर्स फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय देम इन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, राइट? wherever it may be. So ये कह रहा है फॉर एन एग्जाम्पल एक इंडियन प्लेन है जैसे एयर इंडिया. सो इंडिया से फ्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया की एंड प्लेन में ही किसी पर्सन ने कोई क्राइम किया, राइट? सपोज चोरी कर ली. सो वो पर्सन जो है सेक्शन 4 आईपीसी में लाइबल होगा बिकॉज दैट प्लेन वॉज रजिस्टर्ड इन इंडिया. सेम इन केस ऑफ शिप के केस में भी सेम. क्लियर है? नाउ आगे क्या कहता है, एनी पर्सन in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India. Basically hacking, कि आपने कोई कंप्यूटर सोर्स को टारगेट किया. अब ये एक केस लॉ है. द नेम ऑफ द केस इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस राज नारायण 1955. इस केस में क्या हुआ, एक पर्सन था, पाकिस्तानी था, उसने ऑफेंस किया एंड लेटर ऑन उसने इंडियन सिटीजनशिप ले ली. तो इंडियन कोर्ट ने बोला कि इसमें हमारी कोई जुरिडिक्शन नहीं है क्योंकि एज पर दिस सेक्शन 4 एट द टाइम ऑफ ऑफेंस वो पाकिस्तानी था, नॉट इंडियन. सो जुरिडिक्शन जो है पाकिस्तानी कोर्ट की होगी, नॉट इंडियन कोर्ट. यही बोला इन्होंने. इट वाज हेल्ड दैट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस the accused person is not an Indian citizen whatsoever. The fact of acquisition of citizenship subsequent to the committing of the offence does not confer jurisdiction on the court retrospectively, right? So that was the substantive part कि ठीक है अगर कोई offence तो सेक्शन 2, 3, 4 ऑफ आईपीसी में क्या दिया हुआ है. नाउ लेट्स सी दिस सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी डिफाइंस द प्रोसीजरल पार्ट कि किसी पर्सन के ऊपर हम लोग केस चला सकते हैं एंड कैसे, एंड क्या हमें कोई सैंक्शन लेने की जरूरत है किसी से. लेट्स सी
when an offense is committed outside India first by a citizen of India, whether on high seas or elsewhere, either on high seas or elsewhere, by a person not being such citizen नहीं है, on any ship or aircraft registered in India. I told you कि कोई ऐसा भी aircraft or ship जो registered है इंडिया में, he may be dealt with in respect of such offence as if it had been committed at any place within India at which he may be found. जहाँ भी बेसिकली वो पकड़ा जाएगा उसको हम उस हिसाब से ट्राई करेंगे. नाउ वी हैव दिस प्रोवाइजो. अब ये प्रोवाइजो क्या कहता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है. Notwithstanding anything in any of the preceding section of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of central government. बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि बिफोर ट्राइंग दैट पर्सन इन आवर कोर्ट हमें एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन लेनी होगी. अब ऐसा क्यों? बिकॉज कोई इंटरनेशनल इशू ना बन जाए जुरिडिक्शन का, कि कोई और कंट्री बोले कि हमारी जुरिडिक्शन है, राइट. एंड ऐसा ना हो कि उस पर किसी और कंट्री में भी केस चल रहा हो एंड हम लोग भी केस कर दें, एंड या फिर उसे कोई डबल पनिशमेंट ना मिल जाए, राइट. सो ये थी जुरिडिक्शन ऑफ आईपीसी की बात. अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं द फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम. नाउ किसी भी क्राइम को करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स का होना जरूरी है. लेट्स सी वन बाय वन. सो द फर्स्ट थिंग इज ह्यूमन बीइंग. ऑब्वियसली अब आईपीसी में इंसानों का ही बोला हुआ है, तो इंसान ही कोई इंसान ही क्राइम करेगा तो ही, नॉट ए एनिमल. एनिमल अगर कुछ करता है तो इट इज नॉट टेकन इन आईपीसी, राइट. बट सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ कॉर्पोरेशन और अ जुरिस्टिक पर्सन. सो वो भी हम लोग देखेंगे आगे ही. सो ये क्या कहता है, a human being. The first requirement for commission of a crime is that it must be committed by a human being. The human being must not be physically or mentally fit. The human being must be physically or mentally fit, and he must not be under any legal obligation to perform that act. Basically क्या कह रहा है, जो human being है जिसने act किया, he must be physically or mentally fit. अगर if a person is insane तो obviously वो general exceptions में आ जाएगा. उसको हम लोग इस कैटेगरी में नहीं लेंगे, राइट. वो जनरल एक्सेप्शन में चला जाएगा. वो उस पे बेसिकली हम लोग चार्ज नहीं लगाएंगे. एंड सेम इन केस ऑफ अ पर्सन शुड नॉट बी लीगली बाउंड. जैसे फॉर एन एग्जांपल सेक्शन 140, फॉर एन एग्जांपल जैसे हम जैसे दिल्ली में अभी रिसेंटली धारा 144 लगी थी, राइट, सीएए के प्रोटेस्ट के लिए. सो अब उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सुपीरियर्स ने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया कि यू हैव टू डू लाठी चार्ज. तो आपको लाठी चार्ज करना पड़ेगा, एंड उनको अब ऑब्वियसली उनको वो ऑर्डर मानना पड़ेगा. दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो दैट ऑर्डर, राइट. सो अब कल को आप पुलिस वालों के ऊपर केस नहीं कर सकते कि दे हैव मतलब उन्होंने आपको हर्ट पहुंचाया, राइट. अब जो अगेन वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, अब किसी भी क्राइम को करने के लिए ना दो एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है, एंड ये दो एलिमेंट्स हैं एक्टस रियस एंड मेंस रिया. इन दोनों एलिमेंट्स का होना बहुत जरूरी है एक साथ. एक्टस रियस क्या है? एन अनलॉफुल एक्ट, एंड व्हाट इज मेंस रिया? इट इज गिल्टी माइंड. सो बेसिकली फॉर एन एग्जांपल, ए जो है ए एंड बी आर नेबर्स, एंड ए एंड बी में आपस में कोई लड़ाई हो गई है, राइट. एंड ए गुस्से में बी के घर गया पिस्तल लेके, एंड जैसे वो बी के घर पहुंचा उसने बी को शूट कर दिया. द मोमेंट ए शूट्स बी, दैट इज द एक्टस रियस, दैट इज द एक्टस रियस ऑफ द केस. द मोमेंट उसने ट्रिगर दबाया, राइट. एंड मेंस रिया इज द गिल्टी माइंड, जो उसकी इंटेंशन थी, उसको मारना चाहता था, है ना, राइट. ओके. सो अब इसको मेंस रिया को हम लोग वो डिटेल में पढ़ेंगे. मेंस रिया क्या है? गिल्टी माइंड. आई टोल्ड यू उसकी इंटेंशन, उसकी इच्छा. अभी हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं. एन एक्ट बिकम क्रिमिनल ओनली व्हेन इट इज डन विद अ गिल्टी माइंड. It is a cardinal principle of criminal law that a crime is not committed if the mind of the person doing the act is in question is innocent. अगर उसका mind innocent है, then it will not taken into that as a criminal law. In criminal law, right? So mens rea is derived from a Latin maxim. ये important है. Actus non facit reum nisi mensit rea. ये Latin maxim है. ये क्या कहता है? It means that the act alone does not amount to गिल्ट. द एक्ट मस्ट बी अकम्प्लीट बाय अ गिल्टी माइंड. मतलब ऑब्वियसली वो दोनों का होना जरूरी है, एक साथ दोनों का होना जरूरी है. अगर उनमें से एक भी नहीं है तो वो एज अ क्राइम नहीं माना जाएगा. दोनों दैट्स दोनों उसके मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जहाँ पे अगर कोई एक चीज भी नहीं है तो भी चलेगा. वो अभी हम लेटर ऑन इसी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट. नाउ देयर आर सम essential of mens rea, right? Some categories of the mens rea. First one is intention, the purpose or design with which an act is done.
इंटेंशन मतलब बेसिकली उसकी इच्छा किसी को मारने की, वो चाहता था उसे मारना, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉलेज। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी। इट इज द अवेयरनेस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। ये क्या बोल रहा है कि उस पर्सन को कहीं ना कहीं पता था कि वो जो एक्ट करने जा रहा है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। दोनों में डिफरेंस समझ रहे हो। इंटेंशन जहां वो चाहता था वो पर्टिकुलर एक्ट करना, नॉलेज जहां उसे पता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड में कि ये जो एक्ट जो है ये जो एक्ट जो है जो मैं कर रहा हूं इससे ये कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब नेक्स्ट इज नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस इज इट्स अ ड्यूटी टू केयर। बेसिकली किसी पर्सन की कोई ड्यूटी थी एंड उसने वो उस ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि केयरलेस है, एंड ये रेकलेसनेस से कैसे डिफर है। देखो रेकलेसनेस क्या बोल रहा है कि जैसे कोई रैशली कोई एक्ट किया हो या फिर वी कैन से रेकलेसली कोई एक्ट किया हो, यहाँ पे उससे कोई गलती नहीं हुई, वो नेग्लिजेंट नहीं था, उल्टा उसे अपनी स्किल्स पे इतना ट्रस्ट था कि वो रिस्क उठा लेता, एंड he can even foresee the consequence as well, but still he takes the risk. So उसे अपनी स्किल्स पे इतना ट्रस्ट है, राइट। जैसे कि रैशली कोई गाड़ी चला रहा है रैशली, राइट। नाउ देयर आर सम एक्सेप्शंस टू मेंस रिया। मैंने बताया था कि कुछ केसेस हैं जहां पे हमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है, एंड दिस केसेस आर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, शेल्टरी क्राइम्स जिसमें हमने केस की बात की थी, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज, देन यू हैव एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी, एंड द लास्ट वन इज इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉट एन एक्सक्यूज। ये बेसिकली इस केसेस को हम लोग लॉ ऑफ टॉर्ट्स जब करेंगे तब इसको हम डिटेल में करेंगे। नाउ यू जस्ट हैव टू नोट इट डाउन। तो दीज आर सम केसेस जहाँ पे मेंस रिया की कोई जरूरत नहीं है, राइट। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉर्पोरेट बॉडी एंड मेंस रिया। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। एज आई टोल्ड यू दैट इन सेक्शन 11 ऑफ आईपीसी द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि कंपनीज को क्या हम क्रिमिनली लायबल कर सकते हैं या नहीं, एंड अगर कर सकते हैं तो उन्हें पनिशमेंट कैसे देंगे, बिकॉज ये हमें पता है कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो ठीक है, अब कुछ ऑफेंसेस में हमारे पास फाइन का ऑप्शन तो है, तो ठीक है उनमें तो हम फाइन लगा सकते हैं, बट पनिश कैसे करेंगे। बेसिकली जेल कौन जाएगा भाई, कंपनी थोड़ी जेल जा सकती है। तो क्या उसके मैनेजर्स जाएंगे या डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज, या बेसिकली कौन जेल जाएगा। बट कोर्ट्स डिसाइडेड दिस, एंड उन्होंने कहा कि देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिसे हम लोग देखेंगे। फर्स्ट कि क्राइम कैसा है, उसकी पनिशमेंट क्या है, एंड क्या डायरेक्टर्स एंड मैनेजर्स आर इन्वॉल्व इनटू दैट या नहीं, या वो लोग इन्वॉल्व नहीं है। देन इफ दे आर इन्वॉल्व देन दे कैन बी लायबल। अब आप लोगों ने लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल के बारे में सुना होगा अपना कंपनी लॉ के अंदर, सेम वैसे ही होगा। एंड इस केस लॉ में भी स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सिंडिकेट ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड में भी कोर्ट ने यही बोला, द बॉम्बे कोर्ट डिड नॉट सी एनी रीजन फॉर एग्जम्प्टिंग अ कॉर्पोरेट बॉडी फ्रॉम लायबिलिटी फॉर crimes committed by its directors, agents or servants while acting for or on the behalf of the corporation, right? ठीक है, अब तक हम बात कर रहे थे मेंस रिया की, बट अब नाउ देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि है एक्टस रिया, जो कि मेंस रिया के साथ होना चाहिए। अब एक्टस रियस क्या है? एक्टस रियस मींस an overt act, an unlawful commission must be done in carrying out a plan with the guilty intention. See, actus reus is defined as a result of voluntarily human conduct with law prohibits. I have give you the example, same example. A ने जब B को गोली से जब शूट किया, the moment he shoots, the moment he जैसे उसने ट्रिगर दबाया, that part is actus reus, right? अब इसकी भी कुछ exceptions हैं. A man may be held fully liable even when he has taken no part in the actual commission of a crime. Basically उसने कोई actus reus किया ही नहीं. For an example, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या कॉमन इंटेंशन. फॉर एग्जांपल 4 लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि उन्हें रॉबरी करनी है एक बैंक की, राइट. एक का काम था सिर्फ ही हैज टू मॉनिटर, उसने बैठ के सिर्फ मॉनिटर करना था. तो कल को अगर वो पकड़े जाते हैं तो क्या वो पर्सन भी लायबल होगा जो सिर्फ मॉनिटर कर रहा था? यस, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी लायबल. दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉमन इंटेंशन, बिकॉज ये कॉमन इंटेंशन थी. तो ये कुछ एक एक्सेप्शन थी एक्टस रियस की, वो पर्सन भी लायबल होगा चाहे उसने एक्टस रियस कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठ के मॉनिटर किया, फिर भी वो लायबल होगा, राइट. सो these were the important elements of crime. अब in the next class हम लोग बात करेंगे different stages of crime की क्या होती हैं, that is intention, preparation, attempt and commission in detail. Thank you.